हेलो दोस्तों, मैं सीए शमसिल आफरीन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो को बनाते समय फ्रेंड्स मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं और बहुत ही खुश हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स ख़त्म किया है, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। उसके लिए मैं एक बार फिर आप लोगों का दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में भी उसी तरह मुझे प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स के बाद हम लोग इनकम टैक्स पर भी एक कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, और आज वही दिन है। और मैं ये अनाउंस करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज से हमारी एक और जर्नी स्टार्ट होने वाली है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स। जैसे हमने जीएसटी थ्योरी भी सीखी, उसका प्रैक्टिकल भी सीखा, और ये भी देखा कि कैसे हम जीएसटी में अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स को अभी जल्दी ही रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोगों ने उस कोर्स को नहीं देखा है तो उस कोर्स को भी ज्वाइन करिए। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जीएसटी के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो पूरा कोर्स वहां से आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स। इसको भी हम जीएसटी की तरह ही थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे, और हम लोग इसमें भी इतनी नॉलेज ले लेंगे ताकि हम जीएसटी के साथ इनकम टैक्स में भी अपना करियर आगे लेके जा सकें। देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेंट या टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ जीएसटी की नॉलेज इनफ नहीं है। जीएसटी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जीएसटी एक अपने आप में एक करियर ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन उसके साथ अगर आप इनकम टैक्स की भी नॉलेज अगर आपको है तो ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो जीएसटी की नॉलेज अपन को है, अब हम इनकम टैक्स की नॉलेज को भी अपने हम सीख लेंगे इनकम टैक्स को, ताकि हम एक कंप्लीट टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकें। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स की। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कोर्स की तरफ। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, कि कितने लेक्चर्स लगेंगे। तो देखिए, कितने लेक्चर्स लगेंगे ये तो मैं आज आपको नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी 25, 30, 35 कितने ही लेक्चर लग सकते हैं। जब तक अपन लोग पूरी तरीके से सीख नहीं जाते हैं, अपन लोग क्लासेस लगाते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई सेट लेक्चर्स नहीं है, कितने भी लेक्चर लग सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस होगा। तो देखिए, सिलेबस हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने जीएसटी में किया था, थ्योरी उसका प्रैक्टिकल। तो इनकम टैक्स होता क्या है, कितने तरीके के हेड्स ऑफ इनकम होते हैं इनकम टैक्स में, वो देखेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिकली कैसे की जाती है वो देखेंगे। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के रिटर्न्स कैसे फाइल किए जाते हैं ये देखेंगे। टैक्स की प्लानिंग कैसे की जाती है, डिडक्शंस कौन कौन से मिलते हैं, इनकम टैक्स में जो टैक्स का पेमेंट होता है वो कैसे करते हैं, एडवांस टैक्स क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड आपको भी बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मैं तो एक्साइटेड हुई, आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे, ठीक है। सो अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। आज है इंट्रोडक्शन का लेक्चर। तो आज हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है, ठीक है। हमें पता है इंडिया में दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि था जीएसटी का पार्ट। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, मैं हूं मोबाइल का सेलर, आप आए मेरे पास मोबाइल परचेस करने के लिए। मोबाइल था 10,000 रुपए का, उसके ऊपर 10% जीएसटी, यानी कि मैंने आपसे क्या क्या लिया, 10,000 रुपए मोबाइल के लिए और 1,000 रुपए जीएसटी का लिया। आपने मुझे
11,000 पे किया। यानी कि जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बट मैंने जीएसटी किससे लिया? आपसे। ठीक है, तो आपने इनडायरेक्टली क्या पे किया? जीएसटी पे किया। समझ गए? ये है इनडायरेक्ट टैक्स। पे किसी और को करना है और कलेक्ट किसी और से किया। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये अपने नाम से ही डिफाइन कर रहा है डायरेक्ट टैक्स। मेरी इनकम और उस इनकम से ही मैं क्या पे करूंगा? टैक्स। अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तो अगर मेरे ऊपर सपोज मतलब जो इनकम टैक्स है वो लग रहा है 10%, तो 1 लाख में से 10,000 मैं दे दूंगा टैक्स और 90,000 मेरी जेब में आएंगे। समझ रहे हैं? मतलब जिसके ऊपर, जिसके हाथ में इनकम गई, वो ही टैक्स पे कर रहा है डायरेक्टली, सामने वाले से कलेक्ट नहीं कर रहा है। कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को जब सैलरी देता है, तो सैलरी में से ही टैक्स पे करना होता है, अलग से टैक्स का पैसा नहीं देता है कोई भी एम्प्लॉयर। तो समझ रहे हैं? जिसकी इनकम वही टैक्स पे कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में पे मैं करता हूं जीएसटी, लेता अपने कस्टमर से हूं। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स को कौन गवर्न कर रहा है, रेगुलेट करता था? सीबीआईसी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सीबीडीटी को कौन रेगुलेट कर रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीआईसी है एंड डायरेक्ट टैक्स के लिए है सीबीडीटी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज से एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। इस मौके पर, इस इवेंट पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि अभी ये जर्नी हमें बहुत दूर तक लेके जाएगी। हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि इनकम टैक्स को डीप में समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हमें आनी चाहिए। तो एक एक करके उस बेसिक डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स कोर्स में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक डेफिनेशन नहीं पता होंगी, तो आगे के कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो वो जो बेसिक टर्म्स हैं, उनमें है कि एसएससी कौन होते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, नेट टोटल इनकम, ये क्या होते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इनके बारे में आइए हम वन बाय वन करके जानने की कोशिश करते हैं। एसएससी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, तो हर वो पर्सन जिसे आईटीआर फाइल करना है या जिसे टैक्स का पेमेंट करना है, उसे हम बोलेंगे एसएससी। सिंपल, ठीक है। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स या फिर एनी अदर सम, कुछ भी पैसा इज पेबल अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट में अगर किसी को कोई टैक्स या कोई भी मनी पेबल आ रहा है, पे करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसएससी। सिंपल, ठीक है। दूसरा, person in respect of whom any proceedings under this act has been taken for assessment। मतलब अगर किसी भी इंसान, पर्सन के ऊपर कोई नोटिस आया हुआ है, नोटिस मतलब आपने अपने, जितना आपकी इनकम है उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, पता चल गया सरकार को, उसने क्या किया? नोटिस भेज दिया। ठीक है, आप कमा तो खूब रहे हैं, लेकिन टैक्स 1 रुपए का पे नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर नोटिस आ गया। इन शॉर्ट, आपके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसीडिंग चल रही है। कहां पर? इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। अगर ऐसा कुछ है, तो आपको एसएससी कहा जाएगा। डीम्ड एसएससी, मतलब डीम्ड का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, मतलब रियल एसएससी नहीं है, डीम्ड एसएससी होते हैं अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, जैसे अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है, तो उनके बिहाफ पर उनका जो सन या जो लीगल हायर होता है, वो उनका आईटीआर फाइल करते हैं। या अगर कोई प्रोसीडिंग होगी, तो वो भी उनके जो भी लीगल हायर है, जो उनका बेटा है या बेटी है, उसके ऊपर वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो जाती है। तो रियल एसएससी तो मर गया है, उसकी जगह पर अगर किसी और के ऊपर प्रोसीडिंग या आईटीआर वो फाइल कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट है,
मतलब आपको डिफॉल्ट मान लिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अगर ऐसा कुछ है तो भी आपको एसएससी बोलेंगे। तो जो क्रक्स निकल के आ रहा है एसएससी, एसएससी कौन होता है? जिसके पास पैन हो, जो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करता हो या फाइल उसको करना चाहिए। अब किसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए ये हम आगे देखेंगे। तो जो लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं या जिन्हें फाइल करना चाहिए या उन्हें कोई टैक्स पे करना है या कोई अमाउंट पे करना है, उन्हें हम बोलेंगे एसएससी। और अगर कोई उनके बिहाफ पे कुछ कर रहा है तो वो हो जाएगा डीम्ड एसएससी। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई नोटिस आया हुआ है तो वो भी एसएससी। और अगर आपको डिफॉल्ट मान लिया गया है तो भी वो हो जाता है एसएससी। ठीक है, अगला जो टर्म्स है वो है असेसमेंट ईयर। अब सर ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? देखिए, आपने इनकम अर्न करी किसी ईयर में तो उसका जो असेसमेंट होता है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर में होता है। फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, अब एक बंदे ने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना कुछ भी इनकम अर्न करी है उसका असेसमेंट कब होगा? जब साल खत्म होगा उसके बाद ही तो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे साल कोई इनकम नहीं आई, 31 मार्च को 10 लाख रुपए आ गए कहीं से, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि उनकी 30 मार्च तक कुछ भी नहीं कमाया और 31 मार्च को कहीं से 10 लाख रुपए आ गए, कोई प्रॉपर्टी बेच दी 50 लाख रुपए आ गया। तो जब तक पूरा साल कंप्लीट नहीं हो जाएगा उसका असेसमेंट नहीं हो सकता। तो किसी भी ईयर का, जिस ईयर में इनकम अर्न हो रही है उसका असेसमेंट कब होगा? जब वो ईयर खत्म हो जाएगा। तो बस असेसमेंट ईयर मीन्स पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसको वो क्या है? 2021, 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया है। अब इसका जो असेसमेंट ईयर होगा 2021 का, वो क्या हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से? 21-22। ठीक है, 2021 का 21-22, 21-22 का 22-23, 22-23 का 23-24। मतलब जिस भी ईयर की इनकम को आपको एसेस करना है तो जाहिर सी बात है जब वो ईयर खत्म होगा उसके बाद ही आप करेंगे। तो जिस ईयर में आप असेसमेंट करेंगे वो होता है असेसमेंट ईयर। तो सर ये प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस ईयर की इनकम को आप एसेस कर रहे हैं वो हो जाता है प्रीवियस ईयर। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। भैया जो भी आपका असेसमेंट ईयर है उससे पहले वाला जो ईयर होगा वो आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर। 20-21 की इनकम है उसको एसेस कब करेंगे? 21-22 में। तो 21-22 में एसेस करेंगे तो वो हो जाएगा असेसमेंट ईयर। और उससे पहले वाला जो ईयर है यानी कि 20-21 वो हो जाएगा प्रीवियस ईयर। खत्म। यानी कि अब मैं एक आपको बताऊं क्रक्स, तो क्रक्स ये निकला, जिस ईयर में आपने कोई इनकम कमाई वो है प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में उस इनकम के ऊपर टैक्स या उस इनकम का असेसमेंट किया गया वो हो गया असेसमेंट ईयर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अब देख लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इनकम टैक्स की नज़र में 3 तरह के आप कह सकते हो एसएससी होते हैं। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट जो एनआरआई होते हैं, आपने सुना होगा, और तीसरे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, इनकम टैक्स की नज़र में 3 तरह के लोग इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। तो जो लोग रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो लोग रेसिडेंट हैं वो पूरी दुनिया में कहीं पर कोई भी इनकम करें उसके ऊपर टैक्स कहाँ पे करना पड़ेगा उनको? इंडिया में। ख़त्म। अगर आप इंडिया में रेसिडेंट हैं तो इंडिया में जो अर्न करेंगे उस पर तो आप टैक्स पे करेंगे ही करेंगे। इंडिया के बाहर कहीं पर भी अगर आपने 1 रुपये भी अर्न किया तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है सर। जो एनआरआई होते हैं, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, कोई यूएस का बंदा है, ठीक है, तो क्या वो भी इंडिया में टैक्स पे करेगा? भाई क्यों पे करेगा? वो यूएस का बंदा है, यूएस में मतलब वो यूएस में कमा रहा है तो यूएस में ही टैक्स पे करेगा। इंडिया में वो टैक्स पे करेगा कब? जब वो इंडिया में आए और इंडिया में पैसा अर्न करे। इनकम अराइजिंग और एक्रूइंग इन इंडिया। तो कोई एनआरआई है, अगर वो इंडिया में आके इंडिया में अर्न कर रहा है, जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में विदेशी खिलाड़ी इंडिया में आते हैं, खेलते हैं और फिर क्या करते हैं? प्राइज मनी लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो लोग इंडिया में आके पैसा अर्न कर रहे हैं, उन्हें इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है सर। अच्छा,
अब अगर कोई रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उस केस में क्या करना होगा? तो देखिए, उस केस में अगर वो लोग इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं तब तो भैया उनको क्या है, टैक्स इंडिया में पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने इंडिया के बाहर एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। कहाँ पर? इंडिया में। सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। क्या लिखा हुआ है? मे ऑल्सो बी टैक्सेबल। मतलब हो सकता है कुछ इनकम ऐसी हो जिस पर इंडिया में टैक्स ना पे करना पड़े, सब्जेक्ट टू कंडीशन। लेकिन अगर उन्होंने कोई रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो वो इंडिया में जो भी कमाएंगे उस पर तो इंडिया में टैक्स पे करेंगे ही करेंगे। अगर किसी अदर कंट्री में भी अर्न किया है तो उनको उस पर भी इंडिया में टैक्स पे करना पड़ सकता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर किसको कहेंगे रेजिडेंट, किसको कहेंगे एनआरआई और किसको कहेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट? कैसे पहचानेंगे कि कौन है एनआरआई, कौन है इंडिया का? उसके लिए है कुछ कंडीशन। ठीक है, वो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, आज था पहला लेक्चर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स का। अभी तक इतने कॉन्सेप्ट ठीक है, ज़्यादा अभी दिमाग पे बोझ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग समझते हैं कि भैया रेजिडेंशियल स्टेटस तक किसको कब टैक्स पे करना है। अब हम ये देखेंगे अगली क्लास में कि रेजिडेंट कहते किसको हैं, एनआरआई किसे कहते हैं, और जो तीसरा स्टेटस है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये कब कब हम किसी को इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही, वीडियो को भी लाइक करो। ठीक है, पहला लेक्चर आज था, अभी आगे बहुत से लेक्चर्स आएंगे। सो मिलते हैं अपने अगले नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक